नमस्कार, आदाब। मैं हूं शबाना आज़मी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त हम लोग 25 जानकी कुटीर में बैठे हुए हैं, जो मेरी मम्मी शौकत और अब्बा कैफ़ी का घर रहा है 50 साल से ज़्यादा। ये घर आपने वाकई कहा कि ये बहुत ख़ास है, इसलिए कि नहीं ये बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि नहीं इसको मेरी मम्मी ने अपने हाथों से सजाया है, इसलिए भी कि यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत गैर मामूली है। आप देखिए कि इतने छोटे से घर में यहाँ हमारे घर में हाउस गेस्ट की तरह रहते थे फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, फैज़ अहमद फैज़, बेगम अख्तर। इस घर में आते थे मजरू सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, इस्मत चुगताई, साहिर लुधियानवी। कौन सा ऐसा नाम है प्रोग्रेसिव राइटर्स का जिसने यहाँ वक्त नहीं बिताया है। तो एक तरह से ये बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है और ये सचमुच इसका जो सेहरा है वो मेरे भाई बाबा को जाता है कि उसने इस घर को बिल्कुल ऐसे ही रखा था जैसे कि मम्मी ने रखा है। देखिए, 14 जनवरी 2019 को कैफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाती है और इसके लिए पूरे साल में हम अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी। जो इसका प्रीमियर इवेंट है ये जावेद अख्तर साहब ने कंसीव किया है, उसका नाम है राग शायरी। इसमें शंकर महादेवन अब्बा के नज़में और गीत सुनाएंगे, जाकिर हुसैन उनको इंटरप्रेट करेंगे अपने तबले पर, जावेद अख्तर उनको सुनाएंगे उनकी ओरिजिनल फॉर्म में और मैं शबाना आज़मी उनको उनका जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ूंगी। इसको डायरेक्ट किया है फिरोज़ अब्बास खान साहब ने और अनुराधा परीक जो G5A जो एक बहुत खूबसूरत कल्चरल सेंटर है उसकी जो है फाउंडर डायरेक्टर हैं और उन्होंने ये किया। तो बहुत सारे बहुत हुनरमंद लोग इकट्ठे होके कैफ़ी साहब को ये खिराजी अक़ीदत पेश करेंगे। मुझे यकीन है कि ये बहुत ख़ास शाम हो। देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब की कि मेरे सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर सब ने फ़ौरन हाँ भर दी, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। देखिए, इनके साथ हमारा पर्सनल रिश्ता भी है। जाकिर हुसैन के जो अब्बा थे अल्लाह रखा खान साहब, उनकी जो है कैफ़ी साहब से दोस्ती भी थी और उन्होंने साथ काम भी किया था। तो ये बहुत खूबसूरती की बात है कि उनके जो बेटे और उनकी बेटी इकट्ठा इसमें आ रहे हैं। शंकर महादेवन ने जो अपना पहला सिंगल गाना किया था ब्रेथलेस, जिससे वो शंकर महादेवन बने, वो जावेद अख्तर ने लिखा भी था और साथ साथ उसको पहली बार जो मौका मिला था फरहान और जोया को, उन्होंने इसका बनाया था वीडियो और मेरे भाई बाबा आज़मी ने इसका कैमरा वर्क किया था। तो एक तरह से उनके साथ भी रिश्ता है। फिरोज़ के साथ तो मैंने 22 साल तक तुम्हारी अमृता जो प्ले है वो किया है। अनुराधा को मैं तब से जानती हूँ जब मैं सिर्फ वो 16 साल की थी। तो एक तरह से ये परिवार ही है जो इकट्ठा होकर ये काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि अगर आप रेख्ता को देखें जहाँ के उर्दू को इतनी खूबसूरती से प्रमोट किया जा रहा है, ना सिर्फ उर्दू की शायरी पर उर्दू ज़बान को, तो 8-10 साल पहले एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता था जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में करते थे और अब आप देखिए कि कितना बड़ा ये हो गया। और मुझे हमेशा इस बात से बहुत मसरत होती है कि इसकी ऑडियंस में बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो ये उर्दू लिपि नहीं जानते लेकिन ज़बान से उनकी वाबस्तगी है और ज़बान सीखना चाहते हैं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हैं जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, अगर हम ये अवेलेबल करें अपनी नौजवान पीढ़ी को, तो वो तो दोनों हाथ से हमको लपेट लेंगे। अगर आप थोड़े
पहले देखें, आज से कुछ 30-40 साल बरस पहले, तो जो हिंदी फिल्म थी वो मुहाफिज थी उर्दू ज़बान की। उर्दू ज़बान इनके गानों में से छलकती थी और इनके डायलॉग में। और ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ये जो एक गलत फहमी होने लगी या करवाई गई है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, ये एक षड्यंत्र रहा है जिसकी वजह से उर्दू को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि कोई ज़बान किसी मज़हब की कैसे हो सकती, वो तो किसी रीजन की होती है। उर्दू जो है नॉर्थ इंडिया की ज़बान है। कितने सारे ऐसे राइटर्स हैं जैसे कि विश्वामित्र आदिल, जैसे कि गुलजार साहब, जो हिंदी देवनागरी लिख ही नहीं सकते, वो उर्दू में ही लिखते हैं। तो उर्दू के साथ ये ज़्यादती हुई कि इसको एक पॉलिटिकल तौर से इसको एक मज़हब की ज़बान करार कर दिया गया। इसका नुकसान हुआ क्योंकि जो शुरू में फिल्में थी उसमें आपका नाम अशोक कुमार हो सकता है और लड़की का नाम कांता देवी, और फिर भी वो जो गाने गाते हैं वो है सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ, मार गई तेरी बाकी अदा यूँ हुआ और ऐसे हुआ। इतना सिंपल सा गाना है लेकिन देखिए इसकी ज़बान कितनी मीठी है। तो असल में तो सब ज़बानों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादती होती चली जा रही है, क्योंकि जो हमारी सोशल मीडिया की ज़बान है, जो ट्विटर की ज़बान है, इसमें अब इस बात की कोई परवाह नहीं की जाती कि स्पेलिंग कोई चीज़ होती या तलफ़्फ़ुज़ कोई चीज़ होता। हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बाकी की ज़बानों के साथ भी हो रहा है। क्योंकि मैं एक राइटर्स की फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वर्ड सेंसिटिव हूँ, मुझे इसका बहुत दुख होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा और मेरी ज़िंदगी बहुत इनरिच हुई है ज़बान की वजह से, और तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर तरह से कोशिश करें कि ये ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम ये कैफ़ी साहब की शताब्दी यूँ इस्तेमाल करें कि एक बार फिर ज़बान से हम लोगों का जो है वो रुझान बढ़ाएं। देखिए ये जो है ना, ये आप किसी के ऊपर लाद नहीं सकते हैं। जिस तरह की फिल्में ज़ोया बनाती हैं या जिस तरह की फिल्में फरहान बनाते हैं, उस माहौल में गज़ल ठीक से नहीं बैठती। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो मुझे यकीन है कि वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो ज़ोया की जनरेशन है, ये वो लोग हैं जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया को बिलोंग करते हैं। ये शहर के लोग, ये अंग्रेज़ी पढ़े हुए हैं, तो जाहिर है ये उस माहौल को डिस्क्राइब करेंगे जिनसे ये अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ज़ोया भी शायरी करती हैं, फरहान भी शायरी करते हैं। फरहान की जो बेटियां हैं दोनों, वो भी शायरी करती हैं। हाँ, अंग्रेज़ी में करती हैं लेकिन करती तो हैं। तो कहीं तो ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। मैंने ये कहा है कि जो हमारा मॉडल है सेंसर बोर्ड का, एक तो हम उसको सेंसर बोर्ड कहना बंद करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द बोर्ड टू सेंसर, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन। ओके, सो इट इज़ अ बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और अ बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन। इसको हम सेंसर बोर्ड तो कहें नहीं, क्योंकि हमारी समझ में आएगा जब हम इसके लिए सही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि हमारा काम ये है कि हम इसको सर्टिफाई करें या हम इसको क्लासिफाई करें। अब जो है, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है, उसमें हम 30-40 लोगों को बिठा देते हैं और वो ये तय करते हैं कि ये फिल्म हमारे मुल्क के तमाम लोग देखने की इनमें क्षमता होनी चाहिए कि नहीं। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग सेंसर बोर्ड में, जो CBFC बोर्ड में रखे जाते हैं, वो हैं जिनकी उस समय की जो सरकार है उससे उनकी कोई हमदर्दी रहती है। तो इसका मतलब ये कि ये मेरे मुल्क की जो मोरालिटी है वो हर 5 साल बदलेगी जब सरकार बदलेगी। ये तो कोई सही बात नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हमने जो UK का मॉडल लिया उसके बजाय हम USA का मॉडल लें, जिसमें जो लोग होते हैं इस बोर्ड में वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री और फिल्में कैसे बनती हैं, एडिट होती हैं, ये सब अच्छी तरह से समझते हैं। अब इसमें होता यह है कि फिल्म मेकर खुद इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि देखिए, इस फिल्म में जो मैंने बनाया है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है।
तो वो खुद कहता है कि अच्छा मैं इसके लिए अडल्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हूँ। या अगर फिल्म मेकर ये कहें कि नहीं मुझे इसमें एक फ्रेम भी नहीं काटना, तो फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये XXX हो जाए। तो ये जिम्मेदारी जो है आप फिल्म मेकर को देते हैं, और यही सही तरीका है। जो हमारा तरीका है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि इससे पहले भी जो सरकार थी और अब भी जो सरकार है, एक उन्होंने ऐसी जो हमारा सिनेमाटोग्राफ एक्ट है वो 1942 का है, बिल्कुल ही दकियानूसी। तो उसके ऊपर इन्होंने इतनी सारी मीटिंग्स कराई, इसमें जावेद साहब भी थे उस कमेटी में, और जस्टिस मुदगल भी थे वगैरह वगैरह, और इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। अगर सही मानों में ये कुछ करना चाहते हैं तो जरूर हो सकता है। मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि मैं इस तरह की फिल्म में काम नहीं करूंगी जिसमें ये दिखाया जाता है कि औरत का काम ये है कि वो मर्द के जूते उठा के उसको पहनाए, या किसी तरह से उसको सेकेंडरी दिखाया जाए। तो मैंने जो फिल्में चूज़ की हैं उसमें मैंने कॉन्शियसली ये कोशिश की है कि जो औरत है उसको सेकेंडरी सिटीजन ना दिखाया जाए।